इंजीनियर आरबी सिंह यह सेटल छपरा से हिंदी मीडियम में क्लास 12वीं के लिए फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड के क्लास 12वीं के छात्र मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो मेरे यहाँ छात्र पढ़ते थे क्लास 12वीं में, क्लास 12th में, बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र वो कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते अपने अपने घर पर फंसे हुए हैं और क्लास नहीं कंटिन्यू होने के वजह से, क्लास नहीं चलने के कारण, चूँकि यह आपदा पूरे विश्व का है और इसमें पठन पाठन का कार्य पूर्णतः रुका हुआ है, तो क्लास को पुनः कंटिन्यू करने के लिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ने जा रहे हैं। और छात्रों, आप सिलेबस की चिंता ना करें। सिलेबस बहुत अच्छा से प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक सवाल, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ाऊंगा। इसको आप अच्छी तरह जान लें। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाया जाए, चाहे जब क्लास खुले तो ऑफलाइन किया जाए। और जब तक ऑनलाइन हम पढ़ेंगे तो ऑनलाइन भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे लगेगा हम क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का जवाब अच्छे तरह से बोर्ड एग्जाम में हम बना करके आएंगे। चाहे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स वाले प्रश्न हो, सभी का जवाब हम लोग, हमारे छात्र जो हैं वो अच्छी तरह से लिख करके आएंगे, जो कि हमेशा से होते आया है। और इसी वजह से मैं अब ऑनलाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ऑनलाइन पढ़ाई में मैं एक बात आपके लिए नया लेकर के आया हूँ कि छात्रों, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था छुट्टी से पहले, इस आपदा का जो लॉकडाउन हुआ उसके पहले जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था, उसके आगे का क्लास हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे वहाँ तक की पढ़ाई, यानी जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले की जो बातें हैं, मैं चाहता हूँ उसका एक छोटा रिवीजन कर लिया जाए, ताकि हम लोगों का कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत न रह जाए। और इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात यह करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कर क्या रहे थे। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जो कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, इसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आप लिख सकते हैं। यह एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। एक रिवीजन यहां पर हम लोग करेंगे। और रिवीजन के तौर पर मैं सबसे पहले आपको बतलाने जा रहा हूं वही वैद्युत आवेश के बारे में, जो एकदम मजेदार टॉपिक है, जो आप जानते भी हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश के बारे में आप सोचिए, याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह नैज गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। एक लाइन में कहें तो किसी द्रव्य का नैज गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। Intrinsic property of a matter is called charge. किसी द्रव्य का नैज गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी पदार्थ, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का नैज गुण है। अथवा हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश
किसी द्रव्य का, द्रव्य कहना उचित होगा, नैज गुण है, नैज गुण है। अब नैज गुण का मतलब क्या होता है भाई? तो वह गुण जो उस द्रव्य के साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे यह वैद्युत आवेश जो है, यह इलेक्ट्रॉन का नैज गुण है। अब जहां भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके साथ यह वैद्युत आवेश का गुण अवश्य रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर आकर जुड़े और चाहे किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाइए, इलेक्ट्रॉन के साथ यह गुण जरूर रहेगा। यानी वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का नैज गुण है, और इसी नैज गुण के कारण किसी पदार्थ में भी किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या किसी पदार्थ में विद्युतीय और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करने का गुण या अनुभव करने का गुण भी इसी के कारण आता है। तो ज़्यादा इस पर हम डिस्कस ना करना चाहते हैं। हम वैद्युत आवेश का परिभाषा यहाँ पर हम लोग जान गए, और वैद्युत आवेश के परिभाषा के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे आपको वैद्युत आवेश के मात्रक एवं विमाएं। हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन का नैज गुण आवेश होता है। ये बात याद रखेंगे हम लोग। वैद्युत आवेश का मात्रक और बीमा जान लेते हैं, याद रखेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो वैद्युत आवेश के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले मात्रक और बीमा। वैद्युत आवेश के मात्रक, तो वैद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक है कूलम। वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, जिसका संकेत कैपिटल C होता है। अब वैद्युत आवेश का CGS मात्रक, तो वैद्युत आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। वैद्युत आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलम या ESU होता है। ESU का मतलब इसका फुल फॉर्म थोड़ा जान लेते हैं। मैंने बताया था, आप लोगों को सबको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और प्यारे बच्चों, कूलम्ब और इलेक्ट्रो और ये स्टेट कूलम्ब में जो एक रिलेशन है वो हमेशा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, उसको अच्छी तरह से याद रखिए। मैंने क्लास में ही बोला था। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। और स्टेट कूलम्ब या ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर है, जिन्होंने बतलाया था कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो फ्रैंकलिन लिखते हैं, और फ्रैंकलिन यही होता है ESU चाहे स्टेट कूलम्ब। इसके अलावा कुछ और मात्रक होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, जैसे वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट
EMU होता है, और एक EMU जो होता है बाबू ये 10 कूलम होता है। एक EMU को हम 3 गुणे 10 पर पावर 10 ESU लिख सकते हैं। इसके बाद एक अगला मात्रक जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, पहले प्रायोगिक मात्रक, वैद्युत आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पियर घंटा होता है। वैद्युत आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर होता है, जिसका संकेत जो है, जिसका संकेत AH होता है। आ चुका है बिहार बोर्ड में ये एक बार, ये कई बार आ चुका है। इसके बाद पूछता है कि वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराड नहीं, क्योंकि फैराड भी किसी चीज़ का मात्रक है। जो अगले चैप्टर में हम डील करेंगे वो है संधारित्र की धारिता का मात्रक है वो फैराड। फैराडे की बात मैं बोल रहा हूँ। एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम फैराडे, वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और फैराड या फैराड जो होता है वो अलग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश का प्रकृति क्या है, तो अदिश राशि है। वैद्युत आवेश अदिश राशि है। नोट करके हम इस बात को जान लें, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में आ सकता है। वैद्युत आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब हम जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश की बीमा, ये बीमा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है, हमको लगता है हाल ही में पूछा ये। वैद्युत आवेश की बीमाएं, वैद्युत आवेश की बीमाएं फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं वैद्युत आवेश। मैं तीसरे चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा, विद्युत धारा के बारे में, तो वहाँ पढ़ाऊंगा एक फॉर्मूला I बराबर Q/T, जहाँ I विद्युत धारा हो गया, Q आवेश हो गया और T समय हो गया। वहाँ एक परिभाषा पढ़ाएंगे, पहले से आप जानते भी होंगे कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। शॉर्ट में मैंने बोल दिया, जबकि परिभाषा बहुत गहराई पूर्वक कुछ और है, जो कि बतलाएंगे तीसरे चैप्टर में, जहाँ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। अभी काम चलाने के लिए I बराबर Q/T से हम इस आवेश को लिख सकते हैं Q बराबर I/T, और उसी से बीमा निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा बाबू, वैद्युत आवेश बराबर बनेगा विद्युत धारा और गुणे समय। फॉर्मूला में यहाँ बगल में लिख देता हूँ, I बराबर जो Q/T मैंने लिखा था। अब इसी से हम बीमा बनाएंगे आपको। तो वैद्युत आवेश को ब्रैकेट में लिख दे बीमा निकालने के लिए, लार्ज ब्रैकेट में। विद्युत धारा का बीमा A और समय का हो जाएगा आपको T, तो आपको हो जाएगा A/T। वैद्युत आवेश का बीमा देख सकते हैं, विद्युत धारा का A, समय का T, A/T। फॉर्मूला देख लीजिए, I बराबर Q/T, तो Q बराबर I/T, विद्युत धारा का A और समय का T, AT हो जाएगा, या IT लिख सकते हैं। ये हो चुका है, आ चुका है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर वैद्युत आवेश को संकेत में कैसे लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश का संकेत, वैद्युत आवेश का संकेत जो लिखते हैं हम लोग, वो स्मॉल q या कैपिटल Q से संकेत में हम लिखते हैं। अब वैद्युत आवेश के बारे में ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हम यहाँ बता देना चाहते हैं, चूँकि रिवीजन हो रहा है, रिवीजन के तौर पर बता देना चाहते हैं कि दो सजातीय या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहता है कि टू लाइक चार्जेस, लाइक
मतलब सजातीय एक जैसा, मतलब प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी प्लस और प्लस वाला के बीच होगा प्रतिकर्षण। इसी तरह से माइनस और माइनस वाले के बीच भी होगा आपको प्रतिकर्षण। ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दो सजातीय या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगला बिंदु ये है कि दो विजातीय आवेश या दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, यानी एक प्लस एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश के बीच अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये दिमाग पर हम रखेंगे आगे पढ़ने के लिए। ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक कंसेप्ट है। रिवीजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि सब बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना आगे की पढ़ाई भी संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि एक रिवीजन किया जाए इसका पूरा। हम जिस तरह जैसे हम लोग क्लास में पढ़ें उस तरह से नहीं, एक रिवीजन किया जाए। एग्ज़ाम के भी दृष्टिकोण से रिवीजन बहुत काम का है आपके लिए। इसके बाद हम बात यहाँ पर करेंगे, आपको थोड़ा हम यहाँ जान लेते हैं यहाँ पर कि वैद्युत आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये दो तरह के होते हैं। इस बात की जानकारी, इस बात को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये आप जानते ही हैं, इसका चर्चा हमने नहीं किया, बहुत सिंपल था कि वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ऋण और ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित, धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा जानना चाहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि वैद्युत आवेश और द्रव्यमान में किस तरह का जो है संबंध है। तो एक बात याद रखिए कि जहाँ भी आवेश जाएगा, आवेश कहीं भी रहेगा, उसके साथ द्रव्यमान अवश्य रहेगा। चाहे जहाँ भी आवेश जाए उसके साथ द्रव्यमान जरूर रहेगा, यानी आवेश द्रव्यमान से जुड़ा होता है। इस बात को याद रखिए, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध रहता है, यानी जहाँ भी आवेश रहेगा वहाँ द्रव्यमान उसको जरूर होगा। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा उसके साथ इतना आवेश होगा, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और उसके साथ इतना द्रव्यमान भी होगा 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ये दोनों नैज गुण हैं, द्रव्यमान भी नैज गुण है और आवेश भी नैज गुण है। अब इलेक्ट्रॉन को आप जहाँ भी लेकर जाइए ये दो चीज़ जरूर उसके साथ रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं नैज गुण। तो आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध रहता है, लेकिन किसी कण को द्रव्यमान हो तो उसको आवेश हो ही, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप न्यूट्रॉन को ले लीजिए, न्यूट्रॉन के साथ द्रव्यमान होता लेकिन उसके साथ आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ आ सकते हैं जिनको द्रव्यमान होगा लेकिन आवेश नहीं होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं, ये तो आप जान गए होंगे, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि वैद्युत आवेश के मात्रक और बीमा के बाद ये मैंने एडवांस में बतला दिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाली बात एडवांस में मैंने बोल दिया। मैं दोबारा यहाँ ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसकी खोज की चर्चा इस प्रकार से किया गया, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा सबसे पहले यह बतलाया गया कि जब कांच लेते हैं और कांच का एक छड़ लेते हैं और रेशम का एक टुकड़ा लेते हैं और जब दोनों को रगड़ते हैं तो जो आवेश कांच पर आ जाता है उस आवेश को उन्होंने उसका नाम धन आवेश रख दिया। और आज भी यह बात प्रचलित है, जान लीजिए। और इसी प्रकार एबोनाइट या अंबर, एबोनाइट को लिया गया
और एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। और जो आवेश एबोनाइट पर जो आवेश आता है उस आवेश का नाम ऋणावेश उन्होंने रखा। आज भी यही बात प्रचलित है, ये भी हम इस बात को याद रखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे बतलाया था कि भाई दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये दो तरह के आवेश होते हैं। तो एक बेसिक बात है जिसको याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपको कि वैद्युत आवेश, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि वैद्युत आवेश के साथ द्रव्यमान संबद्ध रहता है। निश्चित रूप से आवेश के साथ द्रव्यमान होगा, लेकिन द्रव्यमान किसी को हो तो उसके साथ आवेश हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अब मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी वस्तु को आप आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, बिहार बोर्ड में आता है कि अगर किसी वस्तु को रगड़ कर आवेशित कर देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उसको 2 मिनट समझ लेते हैं, जरूरी है, बेसिक चीज है वो। विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए, प्रत्येक पदार्थ अणु या परमाणुओं से बना है। यदि कोई पदार्थ अणु से बना है तो अणु भी परमाणु से बने हैं। यानी किसी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म भाग है वह परमाणु होता है। और परमाणु के 2 भाग होते हैं, उसके केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं और नाभिक के बाहरी भाग को कक्षा कहते हैं। जो बहुत सारी कक्षाएं होती हैं नाभिक के बाहर। और इस परमाणु के नाभिक में 2 तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छात्रों, प्रोटॉन पढ़ चुके हैं आप। प्रोटॉन धनावेशित कण है। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये। एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान ये होता है 1.672 गुणे 10⁻⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। नाभिक में 2 तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, प्रोटॉन पर आवेश आप देख सकते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणे 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इतना ही होता है। एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा हल्का यहाँ पर डिफर करता है, बराबर 1.674 गुणे 10⁻⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, उदासीन कण है, याद रखिए इस चीज को। और ये दोनों होते हैं नाभिक में। और नाभिक के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ये जो कक्षा है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है
वो देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg, यह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक बार फिर हम इस बात को नोट समझ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं। केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻27 kg। नाभिक में दूसरा कण न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। और नाभिक के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक का परिक्रमा करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये सभी डाटा आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻10⁻31 kg होता है। अब यहाँ पर हम इसलिए इस चीज़ पर फोकस किए ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है और आवेशित कैसे करते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी कण होता है, 1836 से 1840 गुना। नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। हम इस बात को जान गए कि प्रत्येक पदार्थ जो सूक्ष्मतम भाग है परमाणु, उसमें दो तरह का आवेशित कण है, नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। लेकिन यदि किसी उदासीन वस्तु की बात करें तो किसी भी उदासीन वस्तु में, उदासीन परमाणु में, यहाँ पर एक बात कर लें कि यदि एक परमाणु का हम संरचना यहाँ दिखा रहे हैं, मान लीजिए सोडियम परमाणु की हम बात कर लेते हैं। सोडियम परमाणु को हम यहाँ ले लेते हैं। अब सोडियम परमाणु की हम बात करें अगर यहाँ, तो सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 है आपको। अब इसके बाहर कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी टोटल 11 ही होगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में है इतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। और इसलिए इस परमाणु का कुल वैद्युत आवेश, नेट आवेश 0 आता है और इसीलिए किसी भी पदार्थ का परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, नेट आवेश 0 होता है। हम इस चीज़ को यहाँ जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि इस परमाणु पर नेट आवेश क्या होगा, तो परमाणु पर नेट आवेश, एग्जाम्पल में इसमें परमाणु पर नेट आवेश की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो नेट आवेश निकाले अगर, तो सभी प्रोटॉनों का कुल आवेश 11 और गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम और प्लस सभी इलेक्ट्रॉनों का नेट आवेश 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, 11 गुणे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप इसको जोड़कर देख लीजिए, जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना यहाँ निगेटिव है, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0, नेट आवेश 0 आ गया। अब अगर हम इसी परमाणु को आवेशित करना चाहते हैं तो हम इस प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं और ना तो किसी प्रोटॉन को हम बाहर से कहीं इसमें ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक तो भारी कण है और दूसरे के नाभिक में होता है प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का कण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही निकालना संभव होता है। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से हटा सकते हैं या कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन ला के यहाँ जोड़ भी सकते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन से ही हम किसी वस्तु को आवेशित कर पाएंगे। अब जैसे अगर इस वस्तु को, इस परमाणु की बात कीजिए, इस परमाणु को यदि धन आवेशित करना तो इससे हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए तो यहाँ अब संख्या 11 नहीं इलेक्ट्रॉन का रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 होगा। और तब आप इसको हल करके देखिए, यहाँ कॉमन इसको ले लीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 को आप कॉमन लीजिए, तो 1.6 इंटू 10⁻19 को आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर 11 और माइनस यहाँ पर 10, ये 1 हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया तो इस पूरे परमाणु पर हमें इतना धनावेश
जो है दिखाई देने लगेगा, यानी यह परमाणु धनावेशित हो गया। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं यहाँ से, तो इसकी संख्या जहाँ 10 है वहाँ 9 हो जाएगा। अभी 2 × इतना होता, यानी कि इस तरह का 2 धनात्मक आवेश इस परमाणु पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए ऋणावेशित करने की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि फिर शुरू से सोचे कि हमारे 11 प्रोटॉन है, बाहर कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन है आपको, अगर यहाँ भी 11 की बात करें, रिजल्ट हमारा 0 है, स्टार्टिंग पर फिर से हम आ जाते हैं। अब मान लीजिए कहीं से बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला के हम रख देते हैं, अब हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा हम लोग को 12, 11 के बजाय यहाँ पर होगा 12, 12th। अब हम इसको हल करते हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा 1.6 × 10⁻⁻19, जो दोनों में है कॉमन ले लें, यहाँ पर आएगा 11 - 12, ये देखिए रिजल्ट माइनस हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग इस परमाणु को ऋणावेशित कर दिए जब इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से लाकर जोड़े। इसे निष्कर्ष क्या निकलता कि किसी भी पदार्थ का परमाणु हो या कोई पदार्थ हो, यदि आप उसको धनावेशित करना चाहते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा, और यदि उसको ऋणावेशित करना चाहते हैं तो कहीं से उस पर इलेक्ट्रॉन को लाकर जोड़ना होगा। यानी यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यदि उसको धनावेशित करना है तो उसके उदासीन परमाणुओं से, पदार्थ के उदासीन परमाणुओं से हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे। अब अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान भी होता है, अब इलेक्ट्रॉन अगर आप हटाइएगा तो उसके साथ ये आवेश रहेगा और ये द्रव्यमान भी रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाकर जोड़िएगा तो ये आवेश भी रहेगा, ये द्रव्यमान भी रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान और आवेश दोनों उसका नैज गुण है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान आवेशित करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि धनावेशित करेंगे, ऋणावेशित करेंगे। अगर यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और या बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो धनावेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान कुछ घट जाएगा, लेकिन बहुत नगण्य घटता है। और यदि कोई पूछता है कि यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से बढ़ेगा उसका द्रव्यमान। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जान गए कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, सीधे आपको ले चलता हूँ जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो ये है कि वैद्युत आवेश के मौलिक गुण कौन कौन से हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के मौलिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल